गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। हम पिछले 3 वीडियो से डिस्कशन कर रहे हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को लेकर के, जिसमें हम उसका विस्तार देख चुके हैं, उसके भाग देख चुके हैं, वर्षा की मात्रा के आधार पर डिवाइडेशन देख लिया, उसके अलावा बालू का स्तूपों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिवाइडेशन देख लिया, और उससे संबंधित और भी कुछ बातें जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसका डिवाइडेशन, वो सब हम कर चुके हैं। आज हम इससे बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। वन लाइनर आप जिन्हें कह सकते हो, यानी कि जो एक लाइन में होते हैं और जिनसे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल लाइन में होंगे और उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप आज के लिए हेडिंग लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ये ऐसे बिंदु हैं जिनसे कई प्रीवियस एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं, और आगे भी आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई सा भी हो उसमें क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो इनको ध्यान से समझते हुए हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रन या टाट। नंबर 1 पे लिखेंगे रन या टाट। क्या होते हैं रन या टाट, एक बार समझेंगे फिर लिखेंगे। रन या टाट बेसिकली हमारे जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वहाँ पर बहुत सारे टीले हैं। हम कल बात ही कर रहे थे लास्ट क्लास में कि अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, टीले होते हैं रेत के। उनके बीच में जहाँ जैसे दो टीलों के बीच में जगह है, और वहाँ पर बरसात के समय क्या होता है, पानी भर जाता है। एक टाइम बाद में वो पानी या तो सूर्य की गर्मी से मान लीजिए वाष्पीकरण हो जाता है, या फिर वहाँ के लोगों के द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो नीचे की तरफ उसमें लवणीय जो एक परत जमा हो जाती है। क्योंकि वहाँ की मृदा जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वहाँ की मृदा जो है वो लवणीय है। लवणीय का मतलब उसमें नमक का अंश होता है, तो नीचे परत जमा हो जाएगी। तो ऐसी जो संरचनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रन या टाट। तो लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोट्सों में पूरा लिखेंगे। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में दो, या फिर दो भी मत लिखो, कई बार 3 टीले भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो टीलों के बीच लिख लो सीधा, टीलों के बीच वर्षा के समय क्या होता है, पानी भर जाता है। वर्षा के समय पानी भर जाता है तथा समय के साथ पानी के सूखने पर, समय के साथ पानी के सूखने पर तली में, तली का मतलब उसका जो बेस होता है ना, वहां पर लवणीय परत जमा हो जाती है। अब बेसिकली होता क्या है, जो मृदा है वहाँ की वो लवणीय है, पानी वहां पर जाएगा, तो मृदा के अंदर जो भी लवण उपस्थित है, बरसात के पानी में इतना लवण नहीं होता लेकिन मृदा में है, तो वो जो लवण होता है मृदा का वो सारा पानी में घुल जाता है। और जैसे ही पानी समाप्त होता है तो पानी तो रिस करके रेत में चला जाएगा, वाष्प में बदल करके उड़ जाएगा, या वहां के जन सामान्य के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। लेकिन जो लवण है वो नीचे परत के रूप में जमा हो जाता है।
इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। ठीक है, ध्यान क्या देना है? इसी तरह के जैसे रन या टाट है ना, उसी तरह के कुछ और शब्दावली भी हम देखेंगे। आपको अंतर पता होना चाहिए दोनों में, या तीनों में, जितने भी इनके समानार्थी हैं, जिनमें यही विशेषता है कि टीलों के बीच में पानी भरता है। जैसे कि शेखावाटी क्षेत्र में जाएं तो वहां पर भी टीले हैं और वहां पर भी पानी भरता है, लेकिन वहां हम उनको रन या टाट नहीं बोलते, वहां पर उनका नाम क्या है? सर। हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं सर। इसके ही अलावा एक संरचना इसी तरह की और होती है जहां पानी भरता है, उसको कहते हैं प्लाया। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये पहला आज का पॉइंट हमने लिख लिया, रन या टाट। सेकंड देखेंगे, इसी से मिलता जुलता ही एक संरचना और देख लेते हैं। सेकंड नंबर, जिसको कहते हैं खड़ीन। अब ये खड़ीन क्या है, वापस समझते हैं। रन या टाट हमने समझ ली, खड़ीन का मतलब क्या होता है? तो पुराने समय में अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो जो अपने पश्चिमी राजस्थान है और उसमें भी जैसलमेर वाला जो पार्ट है स्पेशली, वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। और पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया, जो ढाल वाले एरिया थे, जहाँ पर चाहे टीले के अंदर ढाल हो, चाहे कोई पश्चिमी भाग में कोई रेतीला कोई भाग हो जो थोड़ा सा बाकी जमीन से ऊपर हो, तो वहां से बह करके जो पानी नीचे आता था, उसको नीचे इकट्ठा करने के लिए, तालाब के रूप में इकट्ठा करने के लिए, एक मिट्टी से मेड़ बना देते थे। तो जो भी पानी आता उसमें इकट्ठा हो जाता, और वहाँ के जो भी लोकल लोग वहाँ रहते थे वो उसका यूज कर लेते। तो यह एक तरह से जल संरक्षण की एक तकनीक भी थी उस समय। उनको कहते थे खड़ीन। खड़ीन के अंदर हम लिखेंगे प्राचीन समय में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा ढाल वाले स्थानों पर, ढाल कह दें या ढलान कह दें, स्थानों पर नीचे की तरफ मेड़बंदी करके, और मेड़बंदी किससे बनाते थे? जनरली मिट्टी से बनाते थे। मेड़बंदी करके वर्षा के पानी का एकत्रण किया जाता था। अब जहाँ पे पानी की कमी रहेगी तो वहां पर इस तरह के हमें करने पड़ते हैं। खड़ीन समझ लो, सर समझ लो, रनिया टाट समझ लो, प्लाया समझ लो। अगर ये नहीं करेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा भी जल संरक्षण के बहुत से और भी हैं, बताते जाएंगे, हम बात करते जाएंगे। ढाल वाले स्थानों पर नीचे की तरफ मेड़बंदी करके वर्षा के पानी को एकत्र किया जाता था। जिन्हें खड़ीन कहते थे। और आज भी लगभग, यहाँ अगर जैसलमेर की बात करें तो लगभग 500 ऐसी खड़ीन अभी भी हैं। आज भी लगभग जैसलमेर में, एग्जैक्ट नहीं लगभग कह रहे हैं हम, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, पर लगभग 500 हैं। आज भी लगभग 500 खड़ीन जैसलमेर में हैं।
अब हम नीचे की तरफ खड़ीन और जो रन टाट है दोनों के बारे में आपको बता देते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे टीले हैं, पश्चिमी राजस्थान का ही भाग बनाते हैं हम। अब इनमें क्या होगा, ये नीचे ये मिट्टी है। अब बरसात बारिश जब होती है तो कुछ पानी यहाँ ढाल से और कुछ ऊपर से बारिश की वजह से इस जगह जमा हो जाता है। इस जगह पर पानी जमा हो जाता है और ये जो संरचना बन जाती है टीलों के बीच इस तरह पानी भर के, इसी को हम नाम क्या दे देते हैं, रन या टाट। एक समय बाद धीरे धीरे पानी रिसता जाएगा या वाष्प में बदल करके खत्म हो जाएगा या लोगों के द्वारा काम ले लेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ जो ये तली वाला भाग है, यहाँ क्या रह जाएगा, केवल लवण की परत जमा रह जाएगी। तो इसको हम रन या टाट नाम देते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ खड़ीन। जैसे मान लीजिए ये एक ढालनुमा क्षेत्र है, ये कोई एरिया है जहाँ मिट्टी का ढाल हो सकता है या पत्थरों की वजह से कोई छोटी मोटी कोई पहाड़ी हो, उसकी वजह से ये ढाल बन गया। यहाँ से पानी बहता हुआ आया और ये पानी नीचे आकर के यहाँ तक पहुँच गया। तो उस समय क्या करते थे, यहाँ सामने की तरफ, यहाँ मान ली मिट्टी से एक बड़ी सी मेड़ बना दी। अब क्या होगा, वहां से बहता हुआ जो भी पानी आएगा यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएगा। लोग इसको आराम से सिंचाई के लिए भी, पशुओं के लिए और अपने लिए काम में ले लेंगे। तो ऐसी जो संरचनाएं उस समय हुआ करती थी उनको बोलते थे खड़ीन। और जैसे कि हमने लिखा है इसमें, आज भी लगभग 500 के आसपास खड़ीन जैसलमेर में मौजूद हैं। ये दो टर्म हमने समझ लिए, रन या टाट और खड़ीन। थर्ड देखते हैं, और ये जल संरक्षण वाली जो हैं उनको ही हम सीक्वेंस में एक बार देखेंगे। पहले थर्ड नंबर शायद हम पढ़ भी चुके होंगे पिछली क्लास में, सर। इसको एक बार वापस लिख लें, सर क्या होते हैं। तो सर में लिखेंगे शेखावाटी क्षेत्र में। अभी मैं बात भी कर रहा था कि जो रन या टाट टीलों के बीच पानी भरने से जैसलमेर के एरिया में बनती है, अगर वैसा ही पानी जैसलमेर वाले एरिया में भरेगा, अगर वैसा ही पानी सॉरी शेखावाटी वाले क्षेत्र में भरेगा, तो उस संरचना को नाम क्या दे देंगे, सर। शेखावाटी वाले क्षेत्र में टीलों के बीच पानी के भराव से, अभी जनरली पानी भरता कौन सा है, तो वर्षा का पानी भरता है। शेखावाटी वाली क्षेत्र में टीलों के बीच पानी के भराव से निर्मित तालाब क्या कहलाते हैं, सर। इसके अलावा चौथा टर्म, इसको समझेंगे कैसे, तो वही टीले उनके बीच पानी जमा तो सर होगा। अगर शेखावाटी क्षेत्र में जमा है तो सर, और जैसलमेर वाले क्षेत्र में जमा है तो रन या टाट। और ऐसा नहीं है कि रन केवल जैसलमेर वाले क्षेत्र में है, शेखावाटी में स्पेशली सीकर और झुंझुनू की बात हम यहाँ कर रहे हैं। रन जो है वो किस कंडीशन में होगा, अगर वहाँ की मिट्टी लवणीय है और नीचे की तरफ लवणीय परत उस पानी के खत्म होने के बाद बच रही है, तो हम उसको रन या टाट कह देते हैं। और ऐसी मिट्टी है जहाँ लवण की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस जगह के जो पानी का भराव है उसको हम सर कहते हैं। जैसे ये जनरली सीकर में, झुंझुनू में और चूरू में तीनों जगह मिलता है सर, शेखावाटी बेल्ट वही है। और इसके अलावा चूरू में रन भी मिलते हैं, ध्यान रखना है। ऐसी मिट्टी जहां पर लवणता बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर ऐसी संरचना को हम रन या टाट कह देंगे। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। सर के अलावा चौथा, नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, तो इसमें हम लिख देंगे मरुस्थलीय भाग में
पानी के भराव हेतु बनाए गए, इसमें ध्यान ये रखना है बनाए गए। वहां रन या टाट अपने आप बन रहा है नेचुरली, बरसात हो रही है अपने आप टीलों के बीच में पानी भर रहा है। यहाँ इसको बनाया जाता है। मरुस्थलीय भाग में पानी के भराव हेतु बनाए गए अस्थायी तालाब। भाई जहाँ जिस चीज की कमी रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ मरुस्थल में पानी कम होता है, तो जहाँ जिस चीज की कमी रहेगी उसी के संरक्षण के प्रयास ज्यादा किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पानी के संरक्षण के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। अब ये अस्थायी इसलिए बोला गया है कि बरसात के समय ये भर जाते हैं, और बरसात अगर लंबे टाइम तक नहीं होती तो ये सूख जाते हैं। अस्थायी तालाब। इसके अलावा एक टर्म इसी के साथ समझ लो, नाड़ी के साथ ही एक और टर्म समझ लेंगे हम, नाड़ा। लास्ट क्लास में ऐसे तो डिस्कस कर चुके हैं, पर कंपेरेटिवली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाड़ा और नाड़ी में फर्क क्या है, तो नाड़ा क्या होते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जो पक्के कुएं होते हैं। बेसिकली क्या होता है, शेखावाटी क्षेत्र में जमीन में नीचे की तरफ चूने के पत्थर की परत है। चूने की पत्थर की परत जो है वो किस काम आएगी, तो ऊपर से जो बारिश होगी, जो भी भूमिगत जल होगा, वो नीचे एक स्तर तक जाएगा, और नीचे चूना पत्थर की जो परत है वो उसको रोक लेगी। तो कहने का मतलब उसको आप ट्यूबवेल के द्वारा, कुओं के द्वारा उससे बाहर निकाल सकते हो। तो इस उस भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए, या पीने के पानी में के रूप में उपयोग करने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। तो उन्हीं उन्हीं कुओं को क्या कह देते हैं, नाड़ा। शेखावाटी क्षेत्र में पानी हेतु बनाए गए पक्के कुएं। अब अगर ये कच्चे होंगे तो इनको क्या नाम दे देंगे, जोहड़। अगर ये कुएं कच्चे होंगे तो इनको जोहड़ कहेंगे, पक्के होंगे तो नाड़ा कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 पर। अच्छा, कुआ कुआ जो है वो उसको दिखा दूं मैं आपको थोड़ा सा। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो ग्रामीण परिवेश से ही संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से एक चौड़ी जो होता है संरचना, और ये लगभग गहराई में नीचे की तरफ ज़मीन में 20 से 30 फुट नीचे की तरफ उसको खोदा जाता है। और पहले के टाइम में, आजकल तो फिर भी इनमें पानी थोड़ा सा कम हो गया कुओं में, पहले इसी तरह से पानी की व्यवस्था चलती थी शेखावाटी में भी। और जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा है वहाँ तो इनमें ऊपर ही पानी है, 20 से 30 फुट नीचे ही पानी है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ फिर इसमें क्या करते हैं, ये बीच वाला जो बेस है, यहाँ पर इस तरह से एक बोरवेल करके और नीचे तक गड्ढा करके पानी को मोटर की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो ये तो संरचना है। अगर ये कच्चा बनाया गया है तो शेखावाटी क्षेत्र में इसको जोहड़ कह देंगे, पक्का बनाया गया है तो इसको नाड़ा कह देंगे। इसके अलावा हम खड़ीन और रन और टाट पढ़ चुके हैं। सर पढ़ लिया, नाड़ी, नाड़ा। अगला देखते हैं। तौबा। नंबर 6 पे तौबा। अब तौबा क्या होता है, ये भी नाड़ी जैसा ही है। मतलब लोगों के द्वारा जल के भराव हेतु बनाया गया अस्थायी तालाब ही है, लेकिन इसकी गहराई नाड़ी की अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, बस इतना फर्क है इसमें। इसमें क्योंकि गहराई ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा जमा होता है। तो इसका पानी लोग, वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं, मिल करके किसी टोबा का निर्माण कर लेंगे, और मिल करके उस पानी का उपयोग पेयजल के लिए, मतलब अपने पीने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, और सिंचाई के लिए काम में ले लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, यह भी एक प्रकार का स्थायी तालाब ही है।
जिसकी गहराई नाड़ी की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अच्छा, मेरा ये जो आपको लिखवाता हूँ ना, उसका सेंस तभी है जब आप उसको समझते हुए लिखें। पहली बात तो चीज़ें एक बार आ जाएं, उसके बाद कोशिश करें कि बिना देखे यहाँ यहाँ से बिना देखे केवल मेरा सुन करके लिखें। और मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ कि आपके एक अच्छे नोट्स तैयार हो जाएं, ताकि फाउंडेशन बैच का जो असली मतलब होना चाहिए, एक बार आपके नोट्स बन जाएं, एक बार आपका रिवीजन हो जाए, तो चाहे किसी एग्जाम में उठा करके उस टॉपिक से प्रश्न आ जाए, आपको आ जाए। तो ये हमारी कोशिश यहाँ से है। नेक्स्ट, तौबा तक हो गया। अब देख लेते हैं नंबर 7 पर टाँका। ये टाँका जो है, ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर वाला जो एरिया है विशेषकर, उस बेल्ट में या फिर नागौर वाला एरिया भी ले लें, वहाँ मीठे पानी की कमी है पीने के लिए। अगर आप वहाँ बोरवेल भी करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, या और भी कोई भूमिगत जल को अगर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वो जनरली खारा पानी होता है और वो अपने पीने के काम का नहीं है। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बाड़मेर के हाल ही में जहाँ पर मीठा पानी है भी, जैसे गुड़ा मलानी वाला एरिया है, वहाँ पर थोड़ा सा मीठा पानी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की बॉर्डर वाला एरिया है कुछ जगह, तो वहाँ है मीठा, लेकिन कुछ एक गाँवों को छोड़ करके बाड़मेर जैसलमेर और नागौर जैसा जो बेल्ट है, यहाँ पर मीठे पानी की कमी है। तो ये क्या करते हैं यहाँ के लोग, बरसात का जो पानी होता है ना, उसको स्टोर करने का एक तरीका निकालते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कुएं नुमा एक संरचना बनाएंगे, जैसे एक कुआं होता है वैसे ही। जैसे मान लीजिए ये एक संरचना बना ली, इसकी चौड़ाई, इससे आप अंदाज़ा नहीं लगाएं, लगभग 4 से 5 फुट के रेडियस में होती है, ये इतनी चौड़ाई होती है। और फिर इसको नीचे तक ज़मीन में 20 से 30 फुट गहरा गड्ढा करके नीचे फिर एक आराम से तली बना देते हैं। कुएं में तो क्या रहता है, बिल्कुल खुला रहता है, और ज़्यादा गहरा होता है, 40 फुट 50 फुट तक रहता है कुआं तो, उससे भी ऊपर 100 फुट तक भी कुएं रहते हैं। लेकिन यहाँ इसकी गहराई 20 से 30 फुट करेंगे वो। उसके बाद यहाँ इसकी जो साइड वाली जो दीवारें हैं ना, बिल्कुल पक्की कर देंगे सीमेंट से। जैसे अपनी टंकी होती है ना, हौद होती है गांव के अंदर, वैसा ही कंसेप्ट है, बस केवल ये भूमिगत है। और आजकल तो भूमिगत हौद भी अपने यहाँ जयपुर वाला जो एरिया है वहाँ भी बनाने लग गए, तो वैसा ही है। बस इसमें क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक ढक्कन होगा जिससे इसको ढक देंगे, एक छोटा सा कि यहाँ ऐसा ढक्कन लगा देते हैं जिससे बाल्टी के द्वारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है। और यहाँ पर इस तरह के होल छोड़े जाते हैं चारों तरफ, जिनसे क्या होता है, बरसात के समय चारों तरफ का पानी आकर के नीचे इसमें जमा हो जाएगा। पूरी बारिश में जब तक बारिश आती रहेगी पानी इसमें जमा होता रहेगा। और जब अगली बारिश आएगी, तब तक लोग वहाँ, गांव के लोग इसी पानी का उपयोग करेंगे पीने में। इवन मैं एक बार वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ टाँका देखा भी खुद ने, इनकी संरचना मैंने खुद ने देखी हुई है। जहाँ करके देखा तो वहाँ क्या है, उसके अंदर अंदर कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ये कुछ मेरे को जानवर दिखे। तो मैंने वहाँ क्यूरियोसिटी में गांव वालों से पूछा, भाई ये इस तरह का जो पानी है आप कैसे पीते हो? तो उनका एक ही जवाब था कि सर, प्यासे मरने से तो अच्छा ही है इसको पी लेना, क्योंकि हमारे पास पानी का सोर्स ही यही है। अगर हम इस पानी को अगर अब नहीं पीते हैं, तो अगली बारिश आने तक हमारे पास मीठे पानी का तो जुगाड़ नहीं है, और खारा पानी पी करके हम सरवाइव कर नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ की स्थिति देखने के बाद मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्ट नहीं करें हम पानी को। और आपसे भी यही कहूँगा क्लास के बीच में ही, कि जहाँ कमी देखी है ना लोगों ने, उनको पता है पानी का मूल्य क्या है, तो हमें पानी तो सीरियसली बचाना चाहिए। वहाँ के लोग पानी की एक बूंद अगर आप खराब कर दो ना वहाँ जा करके, तो वो ऐसे लड़ने लग जाएंगे जैसे उनकी आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है ना उसको नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि उनको पानी की एक एक बूंद का महत्व पता है। तो हमें भी पानी को इसी तरह से काम में लेना चाहिए। तो ये टांके की संरचना आप समझ गए, अब इसको लिख लेते हैं हम।
टांका क्या है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो जिले बच गए पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर में या श्रीगंगानगर वाले, श्रीगंगानगर में तो खैर नहरें पहुंच गई तो वहां तो हो सकता है टांके नहीं हो, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन इन तीनों के अलावा बीकानेर में भी संभावित है कि टांके हों, पाली में भी संभव है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर जैसे मरुस्थलीय जिलों में पानी के संग्रहण के लिए, और पानी कौन सा संग्रहित करेंगे? बरसात का। पानी के संग्रहण के लिए बनाए गए पोधनुमा कुएं। और साथ में आप मेंशन करना चाहें तो गहराई भी लिख लें, लगभग 20 से 30 फुट होती है। इससे गहरे हो सकते हैं पर बहुत रेयर होते हैं, और इससे कम गहरे भी हो सकते हैं। ये टांका का कंसेप्ट हो गया। तो देखिए कितने सारे तरीके इन्होंने अपने लिए कर रखे थे पानी, बरसात का पानी बचाने के लिए। खड़ीन, उसके बाद रनटाट, सर, इसके अलावा नाड़ा, नाड़ी, टोबा, टांका, ये बहुत सारी संरचनाएं ऐसी हैं जिनसे ये पानी बचाते थे। अब जल संरक्षण से हट करके एक बिंदु देखते हैं, अभी कौन सा चल रहा है? सीक्वेंस 7, नंबर 8, पीवड़ा। पीवड़ा क्या है वहां पर? तो ये एक सांप की प्रजाति है। बेसिकली जनरली ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो लगभग सारे मरुस्थल में है, लेकिन जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। और ये सांप कैसा है, यहाँ जो नॉर्मल सांप पाए जाते हैं उनके जैसा नहीं है। ये सांप बाइट करने के अलावा, मतलब काटता कम है, उसके अलावा ये करता क्या है, तो नुकसान ज़्यादा करता है। जहर बहुत है इसमें, जहरीला सांप है। और ये क्या करेगा, जैसे कोई व्यक्ति कहीं सो रहा है रात को, जनरली यहाँ मरुस्थलीय भागों में लोग क्या करते हैं, तो घर से बाहर सोते हैं, तो जैसे पलंग डाल करके बाहर सो रहे हैं, ये सांप अगर आसपास है, एक तो ये क्या है, जनरली वहाँ की जो मिट्टी है उसी के रंग का लगभग हो जाता है। जैसे रेत जो है वो सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई सोने की तरह दिखती है, और इसका रंग भी कैसा है, पीला। तो ये वहाँ से आएगा चलता हुआ, जो व्यक्ति सो रहा है उसकी छाती पर बैठेगा, और उसका जो सांस ले रहा है, वो सोते समय भी आदमी की सांस तो चलती ही है, तो जब वो सांस ले रहा है अंदर की तरफ सांस लेगा तो उसके साथ अपना जहर छोड़ता है। बाइट करने की उसको आवश्यकता नहीं है, काटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे धीरे 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 अंदर बहुत सारा जहर वो छोड़ चुका होता है, तो लास्ट में जाते समय ऐसा माना जाता है, वहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात करी थी तो वो बता रहे थे, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, उन्होंने खुद ने मुझे बताया था इसलिए मुझे इतना ध्यान है। तो वो क्या करेगा, जब जाएगा तो पीछे से उसकी जो पूंछ होती है ना, उससे सोने वाले व्यक्ति को मार के जाएगा, ऐसा माना जाता है। अगर उस समय व्यक्ति उठ भी गया, नहीं भी उठा तो भी, और उठ गया, तो उसके कुछ समय बाद ही जो जहर उसके अंदर गया था, लंग्स में चला गया है, उसके साथ वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। भाई काटने पे तो कम से कम ऐसा होता है ना कि हमारे गांव में अगर सांप ने किसी को काट लिया तो फटाफट से उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पता लग गया। लेकिन पीवड़ा सांप के मामले में तो पता भी नहीं चलता, इसलिए ये एक बहुत खतरनाक सांप होता है। तो इसके बारे में लिख लें। अच्छा, सांप का तो जैसे नॉर्मल सांप होता है उसी तरह की शेप में होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा ही होगा। अब इसमें चित्र आप चाहें बनाना याद करने के लिए तो, और इसका रंग कैसा कर लें, पीला। तो नीचे लिखेंगे मुख्यतः, ऐसे नॉर्मली तो हो सकता है जैसलमेर के अलावा भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होता है। मुख्यतः जैसलमेर जिले में
मुख्यतः जैसलमेर जिले में पाया जाने वाला पीले रंग का जहरीला सांप। जो व्यक्ति की श्वास के साथ जहर छोड़ता है। बहुत खतरनाक आप मानोगे। भाई सामने दिख जाए आप उठे हुए हैं तब तो आप उससे भाग करके भी जान बचा लें। क्या हो सकता है आपको कोई हथियार पकड़ में आ जाए, हाथ में आ जाए तो हम मार भी दें। लेकिन आप सो रहे हो तो वहां तो बचने का वैसे ही चांस नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पियोना सांप आया और अपना काम करके चला गया। तो अगर कहीं घूमने जा रहे हो जैसलमेर तो इसका ध्यान रखना है बाहर सोने पे थोड़ा सा। देखिए ज्योग्राफी की क्लास का एक फायदा ये भी तो है, जीके क्लियर होने के साथ साथ एक नॉर्मल ये भी जानकारी हो गई कि कभी पश्चिमी राजस्थान घूमने गए जैसलमेर में और वहाँ किसी हट में अपने रुकने का जुगाड़ किया, लेकिन आपको लगा कि यार अंदर तो बहुत कंजस्टेड है, मौसम भी थोड़ा सा गर्मी जैसा है, उमस है, तो बाहर सो जाते हैं। क्योंकि वहाँ रात को क्या होता है, मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, रेत जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है जल्दी ही। भाई रेत जो उसके कण जो हैं बालों के वो मोटे होते हैं, तो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है, तो रात का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। तो बाहर नहीं सोना है, ध्यान रखना है। अगला। और ऐसा नहीं है कि हर कोई बाहर सोता है तो उसके साथ ऐसा है ही, आज भी लोग वहां पर बाहर सोते हैं। उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं रास्ता कि जैसे एक ही कमरा है, जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, एक ही कमरा है तो उसके वहाँ फैमिली में बच्चे भी हैं, उसका और भी परिवार है, माँ बाप भी होंगे, तो सब तो अंदर नहीं सो सकते। तो ऐसा नहीं है, बाहर तो सोते हैं पर है वहाँ पे ये प्योड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। पीवड़ा सांप के अलावा नंबर 10 ही आएगा शायद अभी, है ना। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स देख रहे हैं ना उनमें 8 9 आएगा। नंबर 9, यहाँ पर आप लिख लें बालसन। बालसन क्या होती है, तो पहले इसको समझेंगे फिर लिखेंगे। बोर्ड पे देखना है सभी को। जैसे मान लीजिए वहाँ पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाला ही कोई भाग है, वहाँ पर ये एक छोटी सी पहाड़ी है, इसी तरह से एक दूसरी पहाड़ी उसके पास है, ये मान लीजिए। ये हमने एक अच्छी सी पहाड़ी बना दी। देखिए, अच्छा ड्राइंग जब बनाते हैं ना तो कोशिश किया करो अच्छी और सुंदर बने, ताकि अपने नोट्सों को दोबारा जब हम पढ़े ना तो अच्छी ड्राइंग देख करके थोड़ा पढ़ने का मन सही होता है। घास नहीं काटनी है, नोट्स अच्छे बनाने हैं, क्योंकि बार बार आपको पढ़ने भी तो हैं इनको। ये मान लीजिए एक पहाड़ी का एरिया मैंने इधर बना दिया, इसी तरह की एक पहाड़ी मैंने इस तरफ बना दी। अब इसमें क्या है, नीचे की तरफ जो भी पहाड़ होता है उसका नीचे का जो यहाँ पैर की तरफ हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं पदीय भाग। किसी भी पहाड़ का नीचे का हिस्सा जो होता है उसको पदीय भाग बोलते हैं। मान लीजिए इस पहाड़ के ये नीचे का हिस्सा है। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ की स्थलाकृतियाँ जो है ना उनके बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ।
ये मैंने इसके पैरों के पास का हिस्सा बना दिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से पहाड़ था, नीचे आया, पदीय भाग जो होता है ना, वहां पर धीरे धीरे इसका ढाल कम होना शुरू हो जाता है। इधर इस तरफ तो तीव्र ढाल है, लेकिन नीचे जैसे ही आ रहा है ना, तो ढाल की तीव्रता कम हो रही है। ये यहाँ तक हो गया मान लो। इसके बाद क्या होता है, जैसे पानी नीचे बह के आ रहा है तो उसके साथ क्या आएंगे, कुछ रेत के कण भी आएंगे, कुछ पत्थर भी आएंगे, इस तरफ मोटे रहेंगे, फिर धीरे धीरे बारीक होते जाएंगे। ऐसे ही इस तरफ भी होंगे, पत्थरों का जमाव होगा, ऊपर की तरफ मोटे, नीचे की तरफ जैसे जैसे आगे जाएंगे बारीक होते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ बीच में जमा होता है पानी। यहाँ मान लीजिए पानी भर गया। अब ये सारी चीजें हम क्यों बना रहे हैं अभी समझेंगे एक बार। वापस से ध्यान देना बोर्ड पे। ये पहाड़ी वाला एरिया, इस तरफ भी पहाड़ी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ इसके पैरों की तरफ ढाल यहाँ पे ज़्यादा था, नीचे की तरफ धीरे धीरे ढाल कम हो गया, इस तरफ भी कम हो गया। उसके जस्ट नीचे कंकड़ जो पत्थर हैं, पानी के साथ बह करके आते हैं, वो जमा हो गए। ऊपर की तरफ मोटे कंकड़ पत्थर, नीचे की तरफ बारीक वाले, इधर भी मोटे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बारीक वाले, और यहाँ पे जमा होता है पानी। जो पानी ऊपर से बह करके आया था वो नीचे जमा हो जाता है। ये जो संरचना है, अगर ये रेगिस्तान में मिलती है तो इसको कहते हैं बालसन। अब इसके तीन अलग अलग भाग हैं, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बनाए भी हैं। तीनों भागों के नाम लिखेंगे अलग अलग। जैसे ये जो कम ढाल वाला, ऊपर की तरफ तीव्र ढाल और नीचे की तरफ कम ढाल, जहां पर मलबा जो है ना, मलबा, मलबे का मतलब वेस्ट जो पानी के साथ बहकर आया है, मिट्टी, रेत के कण हो सकते हैं, पत्थर के कण हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं, तो वो यहाँ इस पर जमते नहीं है। क्यों नहीं जमते? क्योंकि यहाँ ढाल तेज है। जहाँ तेज ढाल होगा और इसकी सतह चिकनी होती है, चिकनी सतह से ये क्या होंगे, यहाँ से रोल होते हुए नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल भी अवसाद जमा नहीं होते, और इसको बोलते हैं पीडमांट। पर्वत के नीचे का पैर वाला जो हिस्सा है, वहां पर ऐसा भाग जहाँ पर ऊपर की तरफ ढाल ज्यादा है, नीचे की तरफ ढाल कम है, यहाँ पर अवसाद का जमाव नहीं हो रहा, उसको तो नाम देंगे पीडमांट। और ये दोनों तरफ है, देख रहे हैं ना आप, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इसके बाद वाला जो भाग है, ये और ये, इसको क्या नाम देंगे, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं, इसको नाम देते हैं बजादा। बजादा। देखिए ये दो तीन टर्म है, अपने साथ ही क्लियर होते जा रहे हैं। बालसन क्या है, पीडमांट क्या है, बजादा क्या है। तो बजादा क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जो अवसाद आया है उसका जमाव, ऊपर की तरफ मोटे पत्थर, नीचे की तरफ नीचे का मतलब पानी की तरफ बारीक पत्थर, ये जो जमाव है इसको कहते हैं बजादा। और ये जो पानी वाला भाग है, जहां पर पानी भर रहा है, जिस जगह पानी जमा होगा, ये कम गहरा होता है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, उस भाग को कहते हैं प्लाया। तीन चीजें हम यहाँ देख रहे हैं, चौथी चीज बालसन है। तीन चीजें यहाँ पर देखी, पीडमांट, बजादा और प्लाया। ये डायग्राम आप आराम से बना लें, और मैं कहूँगा मेरे से भी अच्छा बनाएं आप सारे। जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें भी कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे सर हम साइंस से हैं, तो साइंस वाले बच्चों को तो वैसे ही बहुत अच्छा डायग्राम बनाना चाहिए। तो कोशिश करना बढ़िया सा डायग्राम बने। ये मान लीजिए मैं नीचे इसका बेस और बना देता हूँ। इसी तरह से इस तरफ भी मैंने ये एक बेस बना दिया पहाड़ का, और ये बाकी सारे भाग हैं। चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम। नंबर 9 पे सबसे पहले पालसन। रेगिस्तानी भाग में रेगिस्तानी भाग में दो या अधिक, ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं, जनरली दो होती हैं लेकिन उससे ज़्यादा हो सकती हैं। रेगिस्तानी भाग में दो या अधिक पहाड़ियों से घिरा ऐसा भाग
जहां पानी जमा हो जाता है। बालसन कहलाता है। अब इसी बालसन के अंदर तीन और चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। बालसन कहलाता है, इसका उदाहरण क्या है? तो अपने अगर राजस्थान में देखें तो सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण है सांबर झील। जैसे करके आप लिख लें, सांबर झील। ये किसका है? बालसन का ही उदाहरण है। पहाड़ों के बीच में पानी के जमा होने से बन रही है। अब इसी में नेक्स्ट टर्म लिखेंगे बालसन में से ही, नंबर 10, पीडमांट। पीडमांट क्या था? तो पहाड़ी के पदीय भाग में, पदीय का मतलब है नीचे का बेस वाला जो हिस्सा है। हम समझ चुके हैं क्यों लिख रहे हैं। पदीय भाग में ऊपर की तरफ तीव्र ढाल वाला, वह नीचे की तरफ एकदम से मंद तो नहीं होता, लेकिन हल्का मंद होता है। हल्के मंद ढाल वाला भाग जिस पर अवसाद का जमाव नहीं होता। पीडमांट कहलाता है। समझ में आ गया? ये भाग है पहाड़ी के पदीय, मतलब नीचे की तरफ होगा। ऊपर से तीव्र ढाल, नीचे से मंद ढाल, और जहां पर अवसाद का जमाव नहीं होता है उस भाग को कहते हैं पीडमांट। नेक्स्ट, नंबर 11, पजादा। तो पजादा क्या है? अच्छा, एक ये तो है बजादा, एक बजादे भी होता है। आप तो अच्छे से जानते होंगे, ये बजादा नहीं जानते होंगे पर बजादे जानते होंगे जरूर। चलिए, बजादा के बारे में लिखते हैं। पीडमांट से नीचे की तरफ, पीडमांट से नीचे की तरफ अवसाद के जमाव वाला भाग क्या है? बजादा। और इससे नीचे की तरफ जहां पानी का भराव रहता है उसको कहते हैं प्लाया। प्लाया। तो अंतर समझ गए होंगे। प्लाया, खड़ीन, रनिया टाट, सर, तीन चार टर्म ऐसे हैं जो सिमिलर से लगेंगे आपको, लेकिन इनमें अंतर है। प्लाया, कम गहरा भाग, जहां पानी का भराव होता है। और ये बालसन के टर्म में समझना है अपने को। ये तीनों शब्दावलियां जो हैं वो बालसन से जुड़ी हुई हैं। तीनों को मिलाकर के बालसन कहते हैं, और अलग अलग इनको हमने समझ लिया। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसी में नीचे लिख लेते हैं, नंबर 13। तो हमने बालू का स्तूप पढ़े थे। अब हम देखते हैं बालू का स्तूपों का जनरली निर्माण किस समय वर्ष में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे तो वर्ष पर्यंत ही चलता है,
जब भी पवनें चलेंगी उस समय बालू का स्तूप बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कब बनते हैं? तो हम लिखेंगे बालू का, हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। हमने आपसे पहले शब्दावली पढ़ ली, उसके बाद हम नीचे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ लेते हैं। बालू का स्तूप सामान्यतः मार्च से लेकर के जुलाई, ये जो महीने होते हैं, अभी इन्हीं में क्यों बनता है? क्योंकि इस समय एक्सट्रीम गर्मी आप कह सकते हो राजस्थान में पड़ती है, मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है और हवा भी तेज चलती है। तो इसकी वजह से सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो बालू का स्तूप के निर्माण के लिए चाहिए, तो इस समय ज्यादा बनता है। अधिक बनते हैं। इसके अलावा शायद हमने ये भी नहीं पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में कि सबसे ज्यादा बालू का स्तूप है कहाँ। तो इसमें आप लिख सकते हो अगला पॉइंट नंबर 14, सर्वाधिक बालू का स्तूप। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ है? अगर आपसे क्वेश्चन इसकी जगह पूछ लिया जाए कि सभी प्रकार के, जितने टाइप के हमने पढ़े थे, तो उसके लिए हम लिखेंगे जोधपुर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो कहाँ है? जोधपुर। तो ये दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है और सभी प्रकार के कहाँ है। ये बालू का स्तूप से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट अपना शायद रह गया था लास्ट क्लास में। अब हम, ये तो महत्वपूर्ण 15 जो बिंदु थे, जो मुझे लगता था कि इनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमने एक तरह से रिवीजन भी कर लिया। हो सकता है कुछ ऐसे बिंदु हों जो वापस से रिपीट हो गए हों, लास्ट क्लास में भी हों और इसमें भी आ गए हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से रिवीजन ही है। आप अपने नोट्सों में देख लें, अगर पहले से लिखा हुआ है तो दोबारा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब और भी कुछ टर्म हैं इंपॉर्टेंट से, जिनको लेकर के हम डिस्कशन कर लेते हैं, और वो रेगिस्तान से संबंधित ही हैं। जैसे मान लो एक बिंदु आ गया रेगिस्तान का मार्च। क्या होता है रेगिस्तान का मार्च? तो रेगिस्तान का मार्च से अर्थ होता है रेगिस्तान का बढ़ना। ये महीने वाला मार्च नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे कई बार फौजियों के लिए नहीं होता, आज पैदल मार्च किया गया, या फिर हो सकता है जैसे चुनाव का टाइम होता है ना, तो शांति बहाली के लिए या कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस वालों के द्वारा भी सड़कों पर मार्च किया जाता है। तो मार्च का मतलब होता है चलना। अब यहाँ पे चल कौन रहा है? व्यक्ति नहीं चल रहा, यहाँ चल रहा है रेगिस्तान। और कैसे चलता है ये? जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाती है, जैसे मान लीजिए ये केवल अभी तो बेसिकली नक्शे के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश करना आप। जैसे अभी तो एक बात करें, अभी तो केवल जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है यहीं पर जनरली है, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा इस तरफ घटती है, तो ये मरुस्थल जो है पश्चिमी भाग से किस तरफ बढ़ता जाता है? पूर्व की तरफ। और उसमें भी सबसे ज्यादा किसकी तरफ बढ़ रहा है? उत्तर पूर्व की तरफ। तो रेगिस्तान का अपने स्थान से आगे की तरफ बढ़ना जो है वो क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च। और ये किस तरफ बढ़ रहा है? उत्तर पूर्व की तरफ। तो हम इसमें लिख लेंगे रेगिस्तान। अच्छा, इनको बढ़ाने में हमने पढ़ा भी था, बालू का स्तूप में एक ऐसा बालू का स्तूप होता है जो मरुस्थलीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। याद करो फटाफट कौन सा है, वरना मैं बताऊंगा आपको। रेगिस्तान का तेजी से उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की तरफ आप किस किस को मान सकते हो? कुछ भाग तो पंजाब का और अधिकांश भाग हरियाणा का। तो उस तरफ धीरे धीरे रेगिस्तान में विस्तार हो रहा है।
बढ़ने की कंडीशन आपने शायद याद कर भी लिया होगा। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है मरुस्थलीकरण के लिए वो है बालू का स्तूप। और ये बालू का स्तूप में भी बरखान कैसे है, हवा के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई गति करता है तो वो बरखान बालू का स्तूप करता है, और वो सबसे ज्यादा रेगिस्तान के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। जिसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च। ये अपने रेगिस्तान का मार्च वाला टर्म हो गया। अब इससे भी एक बार इम्पोर्टेंट, अगला कुछ जो पॉइंट देख सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट वाला, रेगिस्तान का मार्च देख लिया। अब देख लेते हैं परमाणु परीक्षण से संबंधित बिंदु देख लेते हैं। राजस्थान में जैसलमेर जो जिला है वहां पर एक ऐसा स्थान है जहां दो बार, अलग अलग दो बार परमाणु परीक्षण किया गया है। वैसे तो बेसिकली तीन बार किया गया है, कैसे कैसे किया गया है हम बात करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में बात करें तो पहले किया गया 18 मई 1974 में, और उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी जी। उसके बाद अटल बिहारी जी के टाइम में वापस से किया गया, तो उसमें दो डेट थी। एक तो किया गया 11 मई मतलब 11 मई को, एक किया गया 13 मई को 1998 में। तो दोनों के अलग अलग नाम थे, और स्थान कौन सा था, तो पोखरण। और ये किया जाता है भूमिगत, जमीन के अंदर। आपको पता है परमाणु बम बहुत विनाशकारी होता है। इसका विस्फोट अगर बाहर हो जाए तो आपने सुना भी होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जापान के दो क्षेत्र जो थे, दो नगर थे बड़े बड़े, हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद से आज दिन तक उसका दुष्प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। तो परमाणु परीक्षण किए गए, और कहाँ किए गए, तो पहले तो जगह लिख लें, पोखरण में। और पोखरण में दो बार किए गए, इस दोनों बार में अलग अलग नाम था इनका, जैसे एरो करके आप लिख सकते हैं। पहली बार में इसका नाम निकाला गया स्माइलिंग बुद्धा। ऐसे जब भी कोई प्रोजेक्ट होते हैं ना तो उनको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो वैसे ही इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट वाले का। दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति। अब ये कब किया गया, तो 11 एंड 13 मई 1998 को। पीएम कौन थे इस समय, तो इस समय पीएम थे अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी लिख सकते हैं। स्माइलिंग बुद्धा ये कब किया गया, तो ये किया गया 18 मई 1974। और इस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी। आप लिख लेंगे, मैंने इंदिरा लिख दिया है, गांधी आप लिख लेंगे। इस तरह से परमाणु परीक्षण किए गए, और ये कहाँ किए जा रहे हैं, पोखरण में। दोनों के अलग अलग नाम हमने देख लिए, कब किया गया वो देख लिया। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु रह जाता है, लाठी सीरीज। क्या है लाठी सीरीज, तो बेसिकली नाम पे नहीं जाना है। लाठी से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लाठियों की श्रृंखला होगी जोड़ करके, ऐसा नहीं है। जैसलमेर में ही एक क्षेत्र है, मैं आपको बना करके बता देता हूँ। ये इस तरफ है पोखरण, और इस तरफ है मोहनगढ़।
तो जैसलमेर में दो स्थान है, पोखरण से मोहनगढ़। उनके बीच में एक ऐसा भूमिगत रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अंदर की तरफ पानी की, मीठे पानी की बहुत मात्रा मौजूद है। और इसकी लेंथ हम अगर बात करें तो 16 किलोमीटर है। 16 नहीं है, 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर है। और यहाँ पर चांदन नामक एक जगह है, वहां पर नलकूप बनाया गया है, जिससे मीठा पानी पूरे जैसलमेर वाले पार्ट में जहां तक पहुंच सकता है वहां तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अभी यहाँ पानी आया कैसे, तो इसके बारे में जो भूगोलवेता मान लो, वैज्ञानिक मान लो, उन्होंने शोध भी किया है। और उन्होंने क्या शोध निकाला कि प्राचीन समय में हमारी एक नदी थी, सरस्वती नदी। हो सकता है ये उसी का भूमिगत यानी कि अंदर की तरफ बहता हुआ एक विस्तार हो। यानी कि नदी क्या होती है, कई बार पानी का बहाव कम होता है धीरे धीरे, तो तल से नीचे की तरफ बहने लगती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये सरस्वती जी नदी जो है, प्राचीन जो नदी थी, है नहीं थी, उसी का विस्तार माना जाता है। और इसके बारे में शोध करने के लिए KS वाल्दिया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। और ये जो समिति बनाई गई, इसका नाम था, इनके नाम के आधार पर, वाल्दिया समिति। और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल हमारा जो अंदाजा है वो सही है। ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसी का भूमिगत बहाव है, जिससे हम, और इस चांदन नलकूप को आप ये थोड़ा सा वर्णन के रूप में खुद लिखेंगे। इसी चांदन नलकूप का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कहते हैं थार का घड़ा। अब घड़ा क्यों कहते हैं भाई, हम घड़े में क्या रखते हैं, मीठा पानी। तो यहाँ भी क्या है, जैसलमेर को मीठा पानी मिलता है। एक तरह से ये जीवन रेखा भी है, जैसलमेर की जीवन रेखा भी है भाई, पानी जीने के लिए जरूरी है, और यहाँ मीठा पानी मिल रहा है। तो इसके लिए इसको जैसलमेर की जीवन रेखा, थार का घड़ा नामों से जाना जाता है। नोट्स फॉर्म में आप इसको खुद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक लगभग 60 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जिसमें नीचे की तरफ मीठा पानी मिलता है। चांदन नामक स्थान पर नलकूप बना करके उस पानी को निकाला जाता है, और जैसलमेर के लोग उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये टर्म है। इसी तरह से एक छोटी सी टर्म और है, जिसको कहते हैं नखलिस्तान। फिर नखलिस्तान क्या है, देखिए एक तो होता है आदमी असली, और एक होता है नकली, दिखावे वाला। तो इसको नकलिस्तान इसी से आप थोड़ा सा जोड़ करके याद कर सकते हैं कि जनरली पश्चिमी जो मरुस्थल वाला भाग है वहाँ पर हरियाली हमें बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बरसात का पानी का भराव मान लो, या किसी और माध्यम से पानी का वहाँ भराव है, और उसी की वजह से वहाँ आसपास में वनस्पति डेवलप हो जाती है। और वो जो हरा भरा भाग दिखता है जैसलमेर के धोरों के बीच में, उन सबको नाम क्या दे देते हैं, नकलिस्तान। तो हम यहाँ लिखेंगे मरुस्थलीय भागों में कहीं कहीं पर हरे भरे भाग, जहाँ पर हरी भरी वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय भागों में कहीं कहीं पर हरे भरे भाग मौजूद होते हैं, जिन्हें नखलिस्तान कहते हैं। उनका नाम क्या है, नखलिस्तान। वापस से सब रिपीट करेंगे कि जैसलमेर के, या फिर बाकी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के, जनरली जैसलमेर का नाम बार बार हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे पश्चिमी जिला है और सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय भाग वहीं पर है, और उसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जिसका 10% से ज़्यादा, संपूर्ण क्षेत्रफल में से 10% से ज़्यादा भाग है, 11.22% ऐसा। 11.22%, संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग है वो, 11.22। इसका मतलब बहुत बड़ा जिला है।
तो इसलिए जैसलमेर रेगिस्तान का मुख्य जिला है, तो इसलिए हम जैसलमेर का बार बार नाम ले रहे हैं। और वहां पर जो भी हरे भरे भाग रेगिस्तान के बीच में होते हैं उन्हीं को नाम क्या दे देते हैं, नखलिस्तान। इसके अलावा एक बिंदु और ले लें। ये थोड़े से महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जिनको हम मिस नहीं करना चाहेंगे। धरियन। धरियन क्या होते हैं? तो इसमें लिखेंगे जो बालू का स्तूप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते हैं ना, विस्थापित होते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, उनको कहते हैं दरियन। तो स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप को दरियन कहते हैं। स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को दरियन कहते हैं। इसके अलावा एक टर्म और है जिनको कहते हैं धोरे। ये तो आपको पता ही होगा सबको। मरुस्थल में लहरदार टीलों को क्या कहते हैं, धोरे। और ये लहरें कैसे बनती हैं, पवनों के द्वारा बनती हैं। मरुस्थल में लहरदार टीलों को धोरे कहते हैं। अगर आप वापस से एक बार थोड़ा सा बनाना भी चाहें तो इस तरह से बहुत सारे रेगिस्तान में इस तरह से बहुत सारे दोहरे फैले होते हैं, टीले बहुत सारे फैले होते हैं जिन पर लहर की तरह संरचना ऊपर बनी होती है, इसलिए इनका नाम क्या है, दोहरे। अब मैं एक बार आप सबके सामने सारी स्लाइडें जो हैं वन बाई वन चला देता हूँ। हो सकता है कोई सी एक स्लाइड आपसे लिखने में छूट गई हो, तो आप वहाँ पॉज कर लेंगे वीडियो को और लिख लेंगे। जैसे शुरुआत हमने की थी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के बारे में, रन या टाट वाले भाग से, जहाँ पर हमने देखा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में टीलों के बीच में कहीं कहीं जहाँ पर पानी भर जाता है उनको हमने नाम क्या दे दिया था, तो रन या टाट, ऐसी संरचनाएं। और इन संरचनाओं में क्या था, बेसिकली नीचे की तरफ क्या होता है इनमें, तो लवणीय परत जो होती है उसका जमाव हो जाता है। ये हमने रन या टाट देख लिया। इसके बाद हमने देखा सेकंड पॉइंट, नीचे आपने लिख लिया होगा। सेकंड में देखा खड़ीन। खड़ीन क्या है, प्राचीन समय में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ढाल वाले स्थानों पर नीचे की तरफ मेड़बंदी करके वर्षा के पानी को एकत्र किया जाता था, जिन्हें खड़ीन कहते थे। आज भी लगभग 500 खड़ीन जैसलमेर में है। थर्ड हमने देखा सर, शेखावाटी क्षेत्र में टीलों के बीच पानी का भराव। नाड़ी, ये भी जल के संरक्षण हेतु बनाए गए अस्थायी तालाब थे। नाड़ा, शेखावाटी क्षेत्र में पानी हेतु बनाए गए पक्के कुएं। ये कुआं हमने बना करके देखा था। टोबा, ये नाड़ी का ही रूप है एक तरह से, लेकिन ये ज्यादा गहरा है। नीचे हमने देख लिया टांका। टांके के बारे में लिखा नहीं था क्या, आप लिख लेंगे इसमें। ये पीवड़ा सांप है जो पीले रंग का होता है और बहुत जहरीला होता है। ये बालसन हमने देख लिया, दो पहाड़ों के बीच में इस तरह से तीन भाग होते हैं। फिर हमने देखा, अच्छा बालसन पीडमांड देख लिया, बजादा देख लिया, प्लाया देख लिया। फिर बालों का स्तूप के बारे में एक फैक्ट छूट गया था हमसे, मार्च जुलाई में सबसे ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक बालू का स्तूप, अच्छा ये मार्च से जुलाई में बनते हैं ऐसा नहीं है, मार्च और जुलाई में केवल बनते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो महीने होते हैं उनमें ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप है जैसलमेर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप है जोधपुर में। फिर हमने देख लिया रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का तेजी से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना। परमाणु परीक्षण हमने देख लिए। लाठी सीरीज हमने देख ली। नखलिस्तान, दरियन, दोरे। दोरे किसको कहते हैं ये भी हमने देख लिया। अच्छा ये कुएं वाला जो है ये यहाँ पर लग गया स्लाइड, कोई बात नहीं आपने लिख लिया होगा। अगला हम देखते हैं, कुछ और पॉइंट रह गए।
जैसे मान लीजिए हमने जो शब्दावली देखी थी, खड़ीन, प्लाया, रन, टाट, उसी में हाँ एक रह गया, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। हो सकता है इसके बारे में हमने बात कर ली हो, या अगर छूट गया है तो आप लिख लें। यहाँ पर क्या है, ये जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुउद्यान है, वहां पर एक जगह है जहां पर लकड़ी के अवशेष मिले हैं, पुरानी लकड़ी के। और ये कब कितनी पुरानी है, लगभग 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। और किस फॉर्म में है, तो कास्ट जो है, लकड़ी जो है वो पाषाण फॉर्म में है, मतलब पत्थर की तरह। अगर वैसे रहेगी तो नॉर्मली खराब हो जाती है लकड़ी, तो पत्थर की फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें डायनासोर्स के अवशेष भी मिले हैं। ये हमारी बेसिक जो क्लास है आज की, वो हमने कंप्लीट करी। इसके अलावा और ऐसा मुझे कोई इम्पोर्टेंट बिंदु अभी तो लग नहीं रहा है जो हमें डिस्कस करना चाहिए था, या हमसे छूटा हुआ है। फिर भी अगर भविष्य में कोई ऐसा बिंदु हमको इम्पोर्टेंट याद आता है, ध्यान में आता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इसको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको कहाँ लिखना है आपको। कुछ एक बिंदु रह गए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो रह गया राठी, एक रह गया राठ, तुलना करते हुए पढ़ेंगे। एक रह गया बीड़, एक रह गया बीहड़। ये चार शब्दावलियों में से ही छूट गए थे अपने से। राठी, राठ, बीड़, बीहड़। तो इनमें से राठी तो क्या होता है, राठ क्या है, बीड़ क्या है, और बीहड़ क्या है। हम बात करें, राठी का मतलब है हमारा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसी का दूसरा नाम है राठी प्रदेश। इसके अलावा राठ से मतलब है जो अपने कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है, और जो अलवर का एरिया है, वहां पर जहाँ यादव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, उस प्रदेश को क्या बोलते हैं, राठ प्रदेश। बीड़ क्या है, तो शेखावाटी के अंदर जो घास के मैदान है, उनको नाम क्या दिया हुआ है, बीड़। और बीहड़ क्या है, तो चंबल के द्वारा जो अवनालिका अपर्दन से जो गर्त बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बीहड़। लिख लेंगे। मरुस्थल का अन्य नाम, राठ क्या है, तो कोटपुतली बहरोड व अलवर में यादव बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ पर यादव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, वो क्षेत्र। भीड़ क्या है, तो शेखावाटी में घास के मैदान। और बीहड़ क्या है, तो चंबल के द्वारा अवनालिका अपर्दन से बनी संरचना। के अलावा दो टर्म और रह गई। एक तो होता है थल्ली, या इसको थली भी लिख देते हैं, आधा लय बीच में है, या कई बार बिना आधा लय के भी आ जाता है। ये तो है थल्ली। एक होता है तल्ली या तली। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो होता है रेगिस्तान या मरुस्थल का ऐसा भाग जो थोड़ा उठा हुआ है। और ये कहाँ तक उठा हुआ है, हमने जैसे रेगिस्तान का मरुस्थल जब पढ़ रहे थे हम, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल पढ़ रहे थे,
तो उसमें हमने देखा था कि उसका ढाल जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो उत्तर पश्चिम के जो जिले हैं उनके जो भाग हैं, यानी कि बीकानेर के लगभग दक्षिणी सीमा तक, तो उस भाग को तो कहते हैं थली। अरे भाई, हमारे गांव के अंदर आप देखते हैं मकान के अंदर थड़ी होती है, जिसको हम थड़ी बोलते हैं, जो बाकी जो मकान होता है उससे अपेक्षाकृत ऊंची होती है। तो आप उसी से इसको याद कर सकते हैं कि रेगिस्तान का ऐसा भाग जो बाकी आसपास के भाग से थोड़ा ऊपर होता है उसको तो कहते हैं थल्ली या थड़ी, और नीचे की तरफ तल्ली जो थोड़ा नीचा होता है अपेक्षाकृत, और वो कौन सा है? तो रेगिस्तान का के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग है, यानी कि लोनी बेसिन वाला, वो है तल्ली। तो इसमें लिखेंगे रेगिस्तान का ऊंचा उठा हुआ भाग। और कहाँ पर है? तो बीकानेर की दक्षिणी सीमा तक। नेक्स्ट है तल्ली। इसमें लिख देंगे रेगिस्तान का अपेक्षाकृत नीचा भाग। और इसमें क्या लिख सकते हैं उदाहरण के लिए? सबसे नीचा भाग कौन सा होगा? लोनी बेसिन। इसके अलावा एक टर्म और बच जाता है, और वो है एक तो है लघु मरुस्थल। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो जनरली लगती हैं हमको बहुत ईजी हैं, लेकिन कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। लघु मरुस्थल व महान मरुस्थल। मरुस्थल के दो ऐसे भाग हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये कौन कौन से भाग हैं? तो एक तो भाग होता है लघु मरुस्थल वाला। ये तो होता है बीकानेर का जो एरिया है उसमें कच्छ के रन से बीकानेर तक, इस वाले भाग को बोलते हैं कच्छ के रन से बीकानेर तक का भाग, इसको तो कहते हैं लघु मरुस्थल। और दूसरा टर्म है महान मरुस्थल। ये कौन सा होता है? तो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, तो उसके साथ जो मरुस्थलीय भाग है उसको कहते हैं महान मरुस्थल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ का मरुस्थलीय भाग। तो ये आज की क्लास में बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी वो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और मेरे हिसाब से हमने रेतीला मरुस्थल में जो अ, 4 वीडियोस के अंदर, लास्ट टाइम से 4 वीडियो लगभग हम बना चुके हैं। उनमें बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके और एंड जितना मैक्सिमम हो सकता था हमने कवर किया है। इससे संबंधित एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी आप कह लें, वो हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे, ऐप पर भी अपलोड होगी आपके कोर्स के साथ। तो एक बार इसको पढ़ने के बाद आप वो टेस्ट दें। सारे क्वेश्चन मैंने इन्हीं में से तैयार किए हैं, जो भी आपको पढ़ाया है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित उन्हीं में से क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंटरेस्ट लेकर के आप उसको देखेंगे तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि रेतीला मरुस्थल में कहाँ तक हमको समझ में आया है। तो आज का जो टॉपिक है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का, आज समाप्त होता है। इससे नेक्स्ट हम करेंगे भौतिक जो प्रदेश है उन्हीं में से अरावली वाले प्रदेश के साथ। तो वो होगा अगली क्लास।